आज तारीख है 30 जून और दिन मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, कन्नौज समेत कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली है। 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो तय समय सीमा के भीतर आवेदन जरूर करें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि कई पदों के लिए नेट अनिवार्य नहीं रखा गया है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित योग्यता के आधार पर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। यह शिक्षक क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए अच्छा अवसर है। IIT से पढ़ाई करने वाली एक महिला इंजीनियर का सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों खूब चर्चा में है। उन्होंने दावा किया कि 6 दिन के वर्किंग कल्चर में लगातार 3 साल काम करने के बाद उनकी सैलरी में सिर्फ 3000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वहीं महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने विजेंद्र गुप्ता को इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया है। आरोप है कि उसने पेपर लीक का नेटवर्क तैयार कर परीक्षा की गोपनीयता भंग की। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। केंद्र सरकार ने भारत में 15 विदेशी यूनिवर्सिटी को अपने कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि पहला बैच अगस्त से शुरू होगा। इस फैसले के बाद अब भारतीय छात्रों को विदेश जाए बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, पढ़ाई का खर्च 30 से 40% तक कम होने की उम्मीद है और छात्रों को कई एडवांस प्रोफेशनल कोर्स भी देश में ही उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह फैसला भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देगा। 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू होने जा रहा है। अब सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। ई-अटेंडेंस सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला और ब्लॉक कार्यालयों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी 1 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होगी और इसी आधार पर कर्मचारियों की मौजूदगी दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि सभी बोर्ड के स्कूलों को इस नियम का पालन करना होगा। जो स्कूल नए नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य राज्य में मराठी भाषा को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से जोड़ना है। वहीं हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नायब सिंह सैनी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब पात्र संविदा कर्मचारी 58 साल की उम्र तक सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को 15 अगस्त तक लंबित आवेदनों का सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से हरियाणा के करीब 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। देश में 30 जून के बाद मनरेगा की जगह 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन लागू होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस नई व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया है और अधिकांश राज्यों ने भी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अब ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और फार्मर ID बनवा रहे हैं तो अब आपको छोटी छोटी गलतियां ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब किसान फार्मर ID पोर्टल पर खुद ही अपनी जानकारी में सुधार कर सकेंगे। उधर लखीमपुर खीरी में फार्मर ID बनाने का अभियान तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 6 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर ID तैयार हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में और आसानी होगी। और अब अगली खबर झारखंड की। अगर अब तक कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था तो अब इसकी जरूरत कम हो सकती है। देवघर एम्स में अब कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ ही अस्पताल की क्षमता बढ़ाते हुए 750 बेड तक विस्तार करने की भी तैयारी है। सरकार का कहना है कि इस पहल से झारखंड और आसपास के राज्यों के गरीबों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर इलाज मिल सकेगा। अगर आप इंडेन, भारत गैस या HP गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो 1 जुलाई से पहले ये काम जरूर कर लें। केंद्र सरकार ने LPG वितरण को लेकर नए नियम लागू किए हैं। सभी उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपनी eKYC पूरी करनी होगी। इसके अलावा जिन घरों में PNG यानी पाइपलाइन गैस की सुविधा पहले से मौजूद है उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर तय समय के भीतर ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो LPG सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राजधानी के 20 लाख से ज्यादा झुग्गी वासियों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद लोगों को बेहतर आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
फैजाबाद बार एसोसिएशन ने मांग की है कि चंपत राय और उनके सहयोगी अयोध्या छोड़ दें। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता पर कार्रवाई की जाएगी। चढ़ावा मामले को लेकर अयोध्या में सियासी और कानूनी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब ट्रेनों में आपको हवाई जहाज जैसी मॉडर्न टॉयलेट सुविधा मिलने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे ने 2,56,00,000 रुपए की इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ट्रेनों में बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट लगाए जाएंगे, जिससे दुर्गंध, गंदगी और साफ सफाई की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। शुरुआत प्रयागराज और कानपुर कोचिंग डिपो की ट्रेनों से होगी। लद्दाख के चर्चित एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने यह कदम उठाया है। दिल्ली में पहले से चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन का आज 10वां दिन है। सोनम वांगचुक भी इसी आंदोलन में शामिल हो गए हैं और रविवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब इस आंदोलन को लेकर दिल्ली की सियासत और भी गर्माने के आसार हैं। अब बात कर लेते हैं हीट वेव की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हीट वेव की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखा गया है, जहां 1000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। वहीं जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार बढ़ती गर्मी ने पूरे यूरोप में स्वास्थ्य और जनजीवन पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। अब अगली खबर ऑटो सेक्टर की। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल कारोबार को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया है। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि इटली की इवेको ग्रुप के प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स का लक्ष्य हर साल 10 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन बेचने का है। कंपनी का मानना है कि इस डील से वैश्विक बाजार में उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी। साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में नई तेजी देखने को मिलेगी। अब बात राजनीति की। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के नाम सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने शहीदों की जानकारी समय पर साझा नहीं की। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। यानी अब ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 30 जून और 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयों के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके बाद 1 जुलाई को वह राज्य के एक अन्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद 1 जुलाई से यह नियम लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया कार, ऑटो, ट्रक और ग्रामीण परिवहन वाहनों पर मिलने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार का दावा है कि इस नीति से प्रदूषण कम होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को करीब 15,000 करोड़ रुपए तक का लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जनता का कोई काम 30 दिनों के भीतर पूरा नहीं हुआ तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अब हर महीने के आखिरी रविवार को बिहार की सभी पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा, जहाँ जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। और अब अगली खबर पश्चिम बंगाल की। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार 5 बड़े विधेयक पेश कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, योगी मॉडल पर आधारित सख्त गुंडा नियंत्रण कानून, धर्मांतरण रोधी बिल, घुसपैठ रोकने वाला कानून और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई से जुड़े विधेयकों की हो रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि राज्य में अब कानून का राज चलेगा और गुंडा राज को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता यूनियन पार्टी विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जनता के हित में शुभेंदु सरकार जो भी कानून लाएगी वह उसका समर्थन करेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब सरकार विधानसभा में पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल पेश करने जा रही है। उधर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कहा कि राज्य में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा और गुंडा राज के लिए कोई जगह नहीं होगी। कराची आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया है। पाकिस्तान के आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पालने और बढ़ावा देने का लंबा रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है, इसलिए वह भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय पहले अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे। भारत ने साफ कर दिया है कि झूठे आरोपों से सच्चाई नहीं बदलेगी और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए।
राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अपील करते हुए कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसमान नहीं टूट पड़ेगा और तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब यह मामला निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा। इस बीच बढ़ावा मामले की जाँच और कानूनी कार्रवाई अपनी रफ्तार से जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का दौर खत्म हो चुका है और हरियाणा की राजनीति 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। साथ ही कहा कि वह हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का दौरा कर कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे। रणजीत चौटाला ने साफ किया कि अंतिम राजनीतिक फैसला वह कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद ही करेंगे। वहीं टीएमसी के बागी गुट ने 47 पूर्व पार्षदों के साथ अहम बैठक की है। उधर ममता बनर्जी गुट ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद टीएमसी के अंदर की सियासी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। अब इस विवाद पर सबकी नजर टिकी हुई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। सपा प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बहुजन समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात कर लेते हैं केरल की राजनीति की। तिरुवनंतपुरम नगर निगम की बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर नारेबाजी, धक्का मुक्की और तीखी बहस देखने को मिली। विवाद की वजह बीजेपी पार्षद सुथन का मामला है, जिन्हें कापा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एलडीएफ उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और इस मुद्दे को लेकर नगर निगम में राजनीतिक घमासान चरम पर पहुँच गया। वहीं कांग्रेस नेता और मंत्री प्रियंक खरगे को आरएसएस पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट से समन जारी हुआ है। उन्हें 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रियंक खरगे ने अपने बयान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि खराब करने की कोशिश की। और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि थलपति विजय की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। स्टालिन का कहना है कि टीवी की सरकार उन दलों के समर्थन पर टिकी है जो हाल तक डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थे। इस बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। अब नजर डालते हैं हरियाणा की एक अच्छी खबर पर। सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नायाब सिंह सैनी सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के जरिए अब हर सरकारी स्कूल में मौजूद खेल मैदान, उपकरण और खेल सुविधाओं का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जहां खेल सुविधाओं की कमी होगी वहां तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे और खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल सकेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं पर अब सैटेलाइट की नजर रखी जाएगी। सरकार भोपाल से एक हाईटेक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सैटेलाइट के जरिए सरकारी जमीन की 24 घंटे निगरानी होगी। जैसे ही कहीं अवैध कब्जा होगा, संबंधित विभाग और पटवारी को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। पहले चरण में करीब 32,000 एकड़ सरकारी जमीन की मॉनिटरिंग होगी। योजना सफल रही तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में प्रथम पूजा कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अब 3 जुलाई से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन को मजबूत करते हुए आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च कर दिया है। अब यह ऐप सिर्फ कोविड ट्रैकिंग तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री, डिजिटल हेल्थ सेवाएं और कई नई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को इलाज से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत करीब 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करेगी। माना जा रहा है कि इससे राजधानी में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पटना के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 जुलाई से पटना मेट्रो नए रूट की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के फैसले को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा, शहर का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए आजादपुर और नॉर्थ कैंपस के बीच रिंग रोड पर नया केबल ब्रिज बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लाखों लोगों का सफर पहले से आसान होगा। उम्मीद है कि यात्रा का समय कम होगा और राजधानी के इस व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी घटेगा। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और बुराड़ी में मछलियों की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने एनजीटी के सामने विस्तृत सफाई योजना पेश की है। सरकार का दावा है कि प्रदूषण रोकने, गंदे पानी के प्रभाव को नियंत्रित करने और यमुना को साफ बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इन योजनाओं की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
मानसून से पहले दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। एमसीडी ने करीब 28 लाख इमारतों के सर्वे के बाद सिर्फ 19 इमारतों को ही खतरनाक घोषित किया है। इस सर्वे की विश्वसनीयता पर विपक्ष और विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कई जर्जर इमारतें सूची से बाहर रह गई हैं, जिससे बारिश के दौरान हादसों का खतरा बढ़ सकता है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पख्तिका और पख्तिया प्रांत में हवाई हमले किए, जिनमें 36 नागरिकों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि घायलों की मदद के लिए पहुंचे लोगों पर भी हमला दोबारा किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए पाकिस्तानी नागरिक रईस खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जून महीने में पकड़ा गया यह तीसरा घुसपैठिया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। ईरान से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अमेरिका के कोलोराडो और यूटा सीमा पर लगी भीषण जंगल की आग लगातार फैल रही है। इस हादसे में 3 दमकल कर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 114 वर्ग किलोमीटर इलाका आग की चपेट में आ चुका है और प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल लागू कर दिया है। वहीं नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में एसी फटने के बाद 21वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने लोगों से एसी की नियमित सर्विस और वायरिंग की जाँच करने की सलाह दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में रोडवेज बस और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत चले इस मुकदमे में महज 55 दिनों के भीतर फैसला आया। इसे त्वरित न्याय की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। अजय देवगन की आगामी फिल्म चौहान रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म का टीजर जारी होने के बाद क्षत्रिय परिषद ने कुछ डायलॉग और राजपूत इतिहास को दिखाने के तरीके पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि राजपूत इतिहास और पहचान को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल फिल्म के मेकर्स की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब वहीं आगे भारतीय सिनेमा के लिए एक गर्व का पल है। निर्देशक एस.एस. राजामौली को फ्रांस के प्रतिष्ठित संस्थान सिनेमाथेक फ्रैंकाइस में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस समारोह की सबसे खास बात यह रही कि 93 वर्षीय ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर कोस्टा गवरास और उनकी पत्नी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बाहुबली व RRR का लगभग 8 घंटे का विशेष प्रदर्शन देखा गया। राजामौली की फिल्मों को मिला यह सम्मान भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। अगर आपको किसी भी न्यूज़ के बारे में और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।